तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज की क्लास में हम करने वाले हैं लायबिलिटीज का टॉपिक। सो लायबिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से, और ये पूरी बुक में आपको मिलेगा और कोई ना कोई लायबिलिटी के बारे में आपसे हर क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज और एसेट्स दो ऐसे टॉपिक है जो कि काफी वाइड एरिया कवर करते हैं अकाउंट्स में, और ना कि 11th बल्कि आपको 12th में या जब भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा ही रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं लायबिलिटीज क्या होता है और कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो लायबिलिटीज में कवर होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है लायबिलिटीज के डेफिनेशन के बारे में। द अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस। सिंपली एक लाइन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, बिजनेस के पास ऐसा अमाउंट जो है जो किसी और से लिया हुआ है और उसको फ्यूचर में देना होगा, वापस लौटाना होगा, उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर एक वर्ड आ रहा है ओड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर OWED है, यहां पर N नहीं है, ठीक है। एक और होता है ओन्ड, तो ओन्ड में N आ जाता है, वहां पे ओन आ जाता है, तो इसका मतलब हो गया वो तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। दो वर्ड्स होते हैं ओन्ड, एक होता है ओन्ड और दूसरा होता है स्टूडेंट्स ओड। दोनों में फर्क समझ लो, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, बस एक अल्फाबेट जो कि एन का फर्क है, बाकी दोनों है ना बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे? ओन्ड मतलब होता है कि उस पर हमारा अधिकार है, हम उसको ओन करते हैं, तो वो हमारी एसेट हो गई, वहां पे लायबिलिटी का कोई काम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ओड बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ओड का मतलब होता है कि हमारी लायबिलिटी है, वो जो चीज हमारे पास है वो हमको फ्यूचर में कहीं ना कहीं किसी को वापस लौटानी है, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। जिसका आसान वर्ड पेबल भी है, लेकिन हमेशा एग्जाम में आसान वर्ड नहीं आएगा। पेबल तो आपको पता ही है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी एक चीज समझिए, यहां पर भी दो वर्ड होते हैं, एक होता है पेड और दूसरा होता है पेबल। तो क्योंकि आपने अभी अकाउंट्स नहीं पढ़नी शुरू की है, इसी वजह से आपके इतने जो टर्म्स है वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो पेड मतलब होता है, देखिए पेड वर्ड जो है वो पास्ट टेंस है, इसका मतलब पे हो चुका। पेड अमाउंट, पेड का मतलब क्या होता है कि हमने पेमेंट कर दी, खत्म, और कुछ नहीं करना, हिसाब किताब खत्म हो चुका है। लेकिन पेबल, यहां पर एबल लग जाए स्टूडेंट्स तो समझ जाना कि अभी भी कुछ हमारे पास ऐसा है जिसके पास पे होने की क्षमता है। कहने का मतलब देखिए, एबल का मतलब क्या होता है, किसी के पास जब कोई क्षमता होती है तो हम एबल बोलते हैं उसको। तो पेबल मतलब अभी हमको पे करना है, अभी उसके पास क्षमता है, एनर्जी है। अगर हमने पे नहीं किया तो फ्यूचर में हमको उसको जरूर पे करना होगा, तो इसका मतलब पेबल। तो जब भी एबल पीछे आ जाए तो समझ लेना अभी वो वर्किंग है, खत्म नहीं हुआ है, वो पास्ट टेंस में नहीं गया है। आई होप ये दो वर्ड्स आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। बाय द बिजनेस, तो बिजनेस बहुत सारे लोगों से उधार लेती है, तो जब भी वो उधार लेगी समझ लेना कि वो लायबिलिटी अकाउंट में आएगा ही आएगा। अब लायबिलिटी दो तरह की होती है। अगर हम ओनरशिप के हिसाब से बात करें कि कहां से हमने लायबिलिटी ली है, तो वो दो तरह की होती है स्टूडेंट्स। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। और बेसिकली इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है? जो ओनर खुद कंपनी को उधार देता है वो होता है इंटरनल लायबिलिटी। कंपनी के ऊपर ऐसा पैसा, ऐसा उधार जो उसके मालिक ने अगर दिया है तो वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, और अगर किसी थर्ड पर्सन से लिया है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आता है। तो अगली लाइन में यही लिखा है स्टूडेंट्स, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो आउटसाइडर्स में काफी लोग आ जाते हैं। आउटसाइडर्स में एक कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, एक सिंगल आदमी जिससे हमने उधार लिया। हमारे जो बिजनेस के क्लाइंट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, क्लाइंट्स हो गए, या जिनसे हम जिनके क्लाइंट है वो भी हमको उधार दे सकते हैं कभी कभी, तो वो भी आउटसाइडर हो गए। इसके अलावा बैंक्स भी होती हैं जिनसे हम लोन लेते हैं, और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी हमको ही पैसा देते हैं। इसका मतलब वो उधार में पैसा दे रहे हैं, वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भी हमारी लायबिलिटीज में आ जाएगा। शेयर होल्डर्स जो होते हैं, आपने शेयर होल्डर्स का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स। तो शेयर होल्डर्स बेसिकली वो जो होते हैं, जितना पैसा वो हमको देते हैं उनको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, और वो भी एक तरह से उधार समझ के ही चलते हैं। जब कंपनी बंद होती है
अगर कंपनी के पास उतना पैसा अवेलेबल है तो मालिकों को वापस लौटाया जाता है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। आपको नाम भी याद होगा कि अगर इंटरनल लायबिलिटी होती है, अगर ओनर कुछ पैसा उधार दे रहा है कंपनी को, तो उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? उसको कैपिटल अकाउंट बोला जाता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट कौन सा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट ये बोलता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जांपल्स मैं अभी आपको बताऊंगा, यहां नीचे लिखे हुए हैं। देखिए एग्जांपल लिखा है कैपिटल। कैपिटल तो हो गया इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गए बाहर वाले। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं, वो हम मतलब जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं और हमने उनसे उधार सामान ले लिया। जैसे कि मैं रॉ मटेरियल लेता हूं, मेरा फर्नीचर बनाने का काम है मान लेते हैं, तो मुझे रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए होगा स्टूडेंट्स? मुझे टिम्बर चाहिए होगा, लकड़ी चाहिए होगी, उसके साथ साथ मुझे फर्नीचर के ऊपर गद्दे लगाने के लिए कुछ चाहिए होगा जिसमें रॉ मटेरियल होगा। फिर फर्नीचर को जोड़ने के लिए मुझे फेविकॉल या ऐसी कोई चीज चाहिए होगी जिसको मैं फर्नीचर से फर्नीचर जोड़ सकूं। उसमें मुझे कील लगेगी, लोहे का थोड़ा सामान लगेगा जो कि फर्नीचर्स में लगता है, प्लास्टिक भी लगेगी। तो ये सारे रॉ मटेरियल होते हैं। तो ये सभी कंपनी वाले हैं जो मुझे सप्लाई करते हैं, तो वो मेरे सप्लायर्स हो गए। सो स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, सप्लायर से उधार सामान ले लिया जाता है, बिजनेस में ही चलता है। उधार सामान लिया जाता है और समय आने पर जब सामान बिक जाता है तो हम सबका पैसा लौटा देते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स वो हमारे बन जाते हैं क्रेडिटर्स तब तक के लिए जब तक हम उनका पैसा लौटा नहीं देते या जो उन्होंने सामान दिया है उसकी कीमत वापस नहीं कर देते, तब तक हम उनको क्रेडिटर अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर बोले तो इनको बोलते हैं लेनदार। इनके नाम में ही लेन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये लेने वाले लोग हैं। और ये लेना और देना किस हिसाब से चलता है स्टूडेंट्स? फ्यूचर वाली डेट के हिसाब से चलता है हमेशा। कहने का मतलब कि अगर लेनदार है तो फ्यूचर में लेगा, देनदार है तो फ्यूचर में देगा, तो इसके हिसाब से उनका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है एक। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक नाम आ रहा है बैंक। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है जिससे आपको ये याद हो सकता है। ओवर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ओवर मतलब होता है, दो मतलब होते हैं, या तो कोई चीज खत्म हो जाती है तो ओवर, दैट थिंग इज ओवर नाउ हम बोलते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? ओवर मतलब ऊपर, जरूरत से ज्यादा। हम नहीं बोलते भाई ज्यादा कॉमेडी नहीं, ओवर हो रहा है। या कोई एक्टिंग कर रहा हो, ठीक है, मान लो हम किसी बच्चे को डांट देते हैं तो क्या होता है? एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है उनकी, तो वहां पे ओवर आता है वर्ड। तो वो वाला जो ओवर है ना, वो ही है इसका मतलब। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसका असली सेंस समझे तो एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। मान लेते हैं एक पर्सन है जिसके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज है, ठीक है, और ये सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, एक करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं। करंट अकाउंट मतलब जो बिजनेसमैन के अकाउंट्स होते हैं ना, वो करंट अकाउंट खुलते हैं। जब कोई कंपनी अपने नाम से अकाउंट खुलवाती है तो करंट अकाउंट खुलता है हमेशा। सो करंट अकाउंट वालों को बैंक कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा देती है, जिसमें से एक सुविधा, मैं सभी सुविधाओं के बारे में बात नहीं करूंगा, एक सुविधा के बारे में बताता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा। अब इसमें क्या होता है? मान लेते हैं कि कंपनी के अकाउंट में 10,000 रुपए पड़ा हुआ है, कंपनी का खुद का, लेकिन अर्जेंसी में कंपनी को एक चेक बनाना पड़ गया 20,000 रुपए का। कंपनी को एक चेक बनाना पड़ गया, किसी को पेमेंट करनी थी, बहुत जरूरी पेमेंट करनी थी, तो कंपनी ने चेक बना के दे दिया 20,000 रुपए का। और कंपनी को यह याद नहीं था कि उनके अकाउंट में 10,000 रुपए ही पड़ा है। उनको लगा कि हो सकता है मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा। अब जब वो चेक वहां पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था, तो वो जो चेक लेके गया इंसान बैंक में, उसने बैंक में जमा कराया होगा चेक। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? उसकी पेमेंट क्लियर होगी या नहीं होगी? देखिए अगर नॉर्मल केस होता, सेविंग अकाउंट होता, तो पेमेंट क्लियर नहीं होती, वो चेक बाउंस हो जाता, डिसऑनर हो जाता। लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स यहां पर बैंक क्या करेगी, क्योंकि ये एक करंट अकाउंट चल रहा है और बैंक जानती है कि ये बिजनेसमैन है और ये कंपनी का अकाउंट चल रहा है, तो मैं उसको जो फैसिलिटी दूंगी बैंक ओवरड्राफ्ट की,
उसमें क्या होगा, उसकी पेमेंट होने देगी बैंक, हालांकि जो उसका अकाउंट होगा वो माइनस में चला जाएगा। कितना? -10,000, क्योंकि देखिए 10,000 रुपए तो पड़ा ही था उसके अकाउंट में, 20,000 रुपए की पेमेंट बैंक होने दे रही है, तो इसका मतलब क्या है, बैंक ने पेमेंट तो करवा दी, रोकी नहीं उस समय, लेकिन अमाउंट क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, -10,000 रुपए से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये ओवरवर्ड का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पेमेंट कर दी है ना। बैंक क्या बोल रही है कि भाई तू उड़ तो गया, ठीक है, मतलब 10,000 रुपए तूने हमको दे रखे हैं और तू लोगों को 20-20 हजार के चेक बांट रहा है, तो ज्यादा उड़ तो रहा है तू, चल अभी तो मैं साथ दे देती हूँ, लेकिन उसके बाद जब तेरा ट्रांजैक्शन माइनस में होगा ना, तो अगली बार जब तू पैसे जमा कराएगा तो पहले वो 10,000 रुपए जमा करा देना। ये हिसाब रहता है बैंक का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अब कंपनी को पता लगा होगा, बैंक ने बताया कि भाई आपके 10,000 रुपए ही थे, तो कंपनी को फोन करके बता दिया कि देखो अभी तक तो हम लोगों ने संभाल लिया, लेकिन आपको ये देना है। तो कंपनी वालों को जैसे ही पता लगा, उन्होंने क्या किया, एंट्री डाल दी कि भाई बैंक ने हमको उधार दिया हुआ है 10,000 रुपए का। तो वो जो एंट्री आएगी स्टूडेंट्स, वो लायबिलिटी साइड में आएगी बैंक ओवरड्राफ्ट नाम से। आई होप ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कंपनी लंबे समय के लिए उधार ले लेती है। ठीक है, दो तरह से बोरोइंग करती है कंपनी। अब ये बोरोइंग बैंक से भी हो सकती है, कहीं और से भी हो सकती है। तो अगर लंबे समय के लिए कंपनी उधार ले रही है, तो आपको समझ जाना है कि वो हो गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लंबा समय कब, ज्यादा मतलब ज्यादा होता है 1 साल से ज्यादा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होती है, 1 साल से कम में वो दे दी जाती है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बहुत सारी चीजें आएंगी जो कि आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे। रिजर्व्स एंड प्रोविजन, ये रिजर्व और प्रोविजन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये दो तरह की गुल्लकें होती हैं। ठीक है, दो तरह की गुल्लक होंगी, जिसमें से रिजर्व को बनाया जाता है एक दूसरी वजह से और प्रोविजन को एक अलग वजह से बनाया जाता है। कहने का मतलब है, अब दोनों की वजह भी सुन लो। रिजर्व बनाया जाता है फ्यूचर में, अगर हमको ग्रोथ करनी है, अगर हमको आगे अपनी ब्रांचेस और बढ़ानी है, कंपनी को ग्रो करना है, तो उसके लिए पैसा जमा करती है कंपनी, तो उसको बोलते हैं रिजर्व। प्रोविजन क्या होता है, अगर फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए पहले से ही पैसे जमा करके रख लें, ताकि फ्यूचर में जब नुकसान हो तो हम पहले से ही रेडी हो, उसके लिए बनाती है कंपनी प्रोविजन। रिजर्व और प्रोविजन नाम का पूरा चैप्टर है आपका, जिसमें आप थियोरेटिकली अच्छी तरह समझोगे कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। बेसिकली मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि रिजर्व और प्रोविजन गुल्लक होती हैं, और इसमें पड़ा जो भी पैसा होता है, हालांकि वो कंपनी का ही पैसा है, लेकिन कंपनी उसको हमेशा लायबिलिटी में दिखाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ये समझ लेती है कि पैसा तो डाल दिया, लेकिन ये कभी भी जा सकता है। क्लियर? जा कहां सकता है? अब कभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की जरूरत पड़ सकती है, या कभी हमको नुकसान हो जाए तो रिजर्व में से पैसा निकाल के उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोविजन से क्या होता है, देखिए फ्यूचर में लॉस हो सकता है किसी भी चीज से, तो हम उसके लिए पहले ही प्रोविजन बना देते हैं। तो ये दोनों के यूजेस हालांकि अलग अलग है, लेकिन कंपनी इसको लायबिलिटी समझ के चलती है। लायबिलिटी क्यों? क्योंकि ये पैसा कंपनी अपना नहीं समझती, बोलती है कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी गया, मान लो अगर नुकसान नहीं हुआ, उस केस में फिर हम क्या करेंगे, इन गुल्लक को तोड़ के अपनी इनकम में डाल देंगे। हालांकि वो पूरा केस आगे की क्लासेस में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देता हुआ चल रहा हूं आपको, ताकि थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होता रहे। आगे जो है पूरे केसेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, ये तो कुछ पॉइंट्स थे लायबिलिटीज के बारे में, इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। अब टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज पे आते हैं। अब इन्हीं सभी लायबिलिटीज को दो हिस्सों में बांट दिया गया है स्टूडेंट्स। पहला है नॉन करेंट लायबिलिटीज और दूसरा हिस्सा है करंट लायबिलिटीज। अब ये करंट और नॉन करंट मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, ये वर्ड करंट जो निकला है, बिल्कुल सेम उसी तरह जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड निकलता है ना, बिजली का करंट होता है ना। और करंट सिर्फ बिजली का नहीं होता, और कहां का करंट होता है, ओशियन का करंट भी होता है, पानी का करंट भी होता है। ये करंट क्या मतलब, करंट किस चीज को नाम दिया गया स्टूडेंट्स? करंट जब भी कोई एक चीज एक जगह से दूसरी जगह बहती जाती है, तो उसको बोलते हैं करंट।
ठीक है, जो बहने वाली चीज हो, जो एक जैसी ना रह पाए तो उसको बोलते हैं करंट। जो एक जैसी रह ले वो तो करंट हो ही नहीं सकता, वो तो फिक्स्ड होता है, रिजिड होता है। तो वहीं से ये वर्ड भी निकला स्टूडेंट्स। अब ये करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या फर्क है? नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटीज हैं जिसमें करंट नहीं है, जिसमें फ्लो नहीं है, ऐसी लायबिलिटीज जो लंबे समय तक चलने वाली है। ऐसा उधार कंपनी के ऊपर जो इतनी जल्दी निपटेगा नहीं, लंबे समय तक चलेगा। अब लंबा समय क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लंबा समय स्टूडेंट्स होता है 1 साल से ज्यादा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अगर 12 महीने से कम का समय है तो वो नॉन करंट नहीं होगा, वो करंट लायबिलिटी होगा। लेकिन अगर 12 महीने से ज्यादा का समय है, 12 महीने से ज्यादा में आप उधार चुका रहे हो, तो समझ जाना कि इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट होता है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी को एक और नाम दिया गया है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। डेफिनेशन पढ़ते हैं, पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पेबल है 1 साल से ज्यादा के समय में आप इसको लौटा सकते हो, तो उसको बोलते हैं नॉन करंट। एग्जांपल देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया स्टूडेंट्स, दूसरा हो गया डिबेंचर्स। ये डिबेंचर क्या होता है? ये बिल्कुल शेयर की तरह ही होता है, बस शेयर में एक फर्क होता है। देखिए फर्क तो बहुत सारे होते हैं इन दोनों में, लेकिन आप ऐसे समझिए, जब भी कंपनी को मार्केट से पैसा लेना हो उधार, तो वो 2 तरीके से लेती है। या तो वो शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने का मतलब क्या है कि लोगों को बोलती है आप हमको पैसा दो और बदले में हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ। दूसरा, आप हमको पैसा दो और हम 1 साल बाद उस पैसे को आपको लौटा देंगे इंटरेस्ट के साथ, लेकिन मालिक नहीं बनाएंगे। तो शेयर हो गया पहला वाला, डिबेंचर हो गया दूसरा वाला। तो बेसिकली डिबेंचर एक तरीके का उधार है जो हम लोगों से लेते हैं, और इसका पैसा यूजुअली 1 साल से ज्यादा तक कंपनी रखती है। 1 साल से बहुत ज्यादा नहीं, 1 साल से 1 महीना ज्यादा या कुछ दिन ज्यादा। फिर उसको रिपीट करना चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं अगले साल के लिए, लेकिन इसको 1 साल के बाद ही कंपनी पैसा लौटाती है। तो इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी में रखा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स ये 12th में आएगा आपका, जब शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको वहां पे डिबेंचर का मतलब समझ आएगा। हालांकि 11th में इसका ज्यादा यूज नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए मैं आपको अभी ज्यादा नहीं बता रहा, जब 12th की पढ़ाई करेंगे तब उसमें समझाऊंगा स्टूडेंट्स। करंट लायबिलिटी, पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप उस उधार को चुका देते हो तो उसको बोला जाता है करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कौन थे? वो लोग थे जिन्होंने हमको उधार दिया हुआ था, है ना। हमने उनसे लकड़ी मंगवा ली, फेविकॉल मंगवा लिया, कील मंगवा ली, प्लास्टिक वगैरह जो भी चाहिए सब मंगवा लिया, उनके पैसे नहीं दिए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि उनके पैसे हम 2-2 3-3 साल रख के बैठ जाएं। ठीक है, उनका तो नुकसान हो जाएगा, बेचारे वो क्या खाएंगे अगर वो इतना उधार देंगे तो यहां पे दिक्कत आने से पहले हम क्या करेंगे, उनका उधार चुका देंगे, ताकि दोबारा उधार भी तो लेना है ना। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग उसको करंट लायबिलिटी में डालते हैं। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल एक नया टर्म है बिल्कुल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में अगर समझाऊं तो एक तरह का चेक होता है। बिल्स पेबल एक तरह का चेक होता है जो कि साइन किया जाता है, जो जिसके ऊपर उधार चढ़ जाता है। मतलब देखिए ट्रांजैक्शन में क्या होता है, 2 लोग होते हैं, एक उधार देता है और दूसरा उधार ले लेता है या उसके ऊपर उधार चढ़ जाता है। तो बेसिकली जिसके ऊपर उधार चढ़ता है वो एक चेक साइन करके देता है, एक बिल साइन करके देता है कि 3 महीने में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। 3 महीने यूजुअल टाइम होता है, हालांकि ये 4 महीने 5 महीने का भी होता है। 3 महीने बाद आप मेरे से पैसे ले लेना और मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये बिल मुझे वापस कर देना। तो ये जो चलता है जब तक 3 महीने नहीं होते स्टूडेंट्स, तब तक जो देने वाला है, जिसके ऊपर उधार चढ़ा है, वो लायबिलिटी समझ के चलेगा इस चीज को, क्योंकि 3 महीने के बाद उसको जब पैसा देना होगा तब वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन 3 महीने तक जब तक पैसा नहीं दे रहा है तब तक तो उसके ऊपर एक बोझ है, एक लायबिलिटी है। तो इसीलिए बिल्स पेबल भी स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म में आ जाता है। 3 महीने की बात होती है, इसमें 1 साल 2 साल तक कोई नहीं रुकता। लास्ट वाला देख लीजिए, शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब छोटे समय के लोन्स भी होते हैं, 6 महीने के होते हैं, 8 महीने के होते हैं,
जो कि कंपनी बैंक से ले लेती है। कंपनी एक एक महीने का लोन भी लेती है अपने कैश फ्लो को अच्छा करने के लिए या अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। अगर कंपनी को थोड़े समय का लोन चाहिए होता है तो वो भी ले सकती है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट में मैंने आपको फर्क बताया है। यहां पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट्स लायबिलिटीज के बारे में, उसी में से एग्जाम में आएगा। और अगर आपको थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है तो आप इसी में से पॉइंट्स लिखिएगा, ज्यादा पॉइंट्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर खत्म होता है लायबिलिटी का टॉपिक, जिसमें हमने काफी पॉइंट्स पढ़े लायबिलिटी के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में भी अच्छे से समझ लिया। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।